यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम न होते तो काली दाल के मजे ना होते। जूस की दुकान पे संतरे सजे ना होते। माँ के हाथ की रोटी, उसका प्यार ना होता। रोज सुबह का व्यापार ना होता। लंच टाइम की शान तुमसे ही। बड़ा बीवी बहुत अच्छा खाना बनाता है। महफिल में पान तुमसे ही। गुंडे के मुंह में मक्खी लगा डाल। तुम ना होते तो शुभ आरंभ ना होता। अरे ना बाबा ना। पहली नजर में पहला प्यार कैसे होता। मीठा ना होता तो बचपन कुछ खास ना होता। दूध में केसर ना होता तो चिंटू पास ना होता। तुम ना होते तो त्योहार सूखे रह जाते। बाकी तो छोड़ो, शायद भगवान भी भूखे रह जाते। किसान, तुम ना होते तो कसम से हम ना होते। तुम्हारा ही दिया है हर निवाला, हर मुस्कान, कितना भी कहें कम है। थैंक यू किसान। आप खाओ पियो ऐश करो, हम यहाँ खेतों में है ना। कोचस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। किसान के हित में, देश के हित में। नमस्कार किसान साथी, मैं डॉक्टर अंकित कुमार राय आज आप सभी के बीच में संवाद 2 कार्यक्रम में आया हूँ, जिसका शीर्षक है, जिसका विषय है वर्षा ऋतु में रोगों से समाधान कैसे हो और उसका से रोग होते हैं, उसका समाधान कैसे हो, उसका उपचार क्या है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और हम एक विषय और जो कि बिजली या वज्रपात या ठनका बोल सकते हैं इसको, लैंग्वेज में जो बोला जाता है, उस पे उससे हम लोग कैसे बचाव कर सकते हैं अपने आप को, उस पर भी हम लोग चर्चा करें। सर्वप्रथम मैं जो है वो ठनका या वज्रपात इसको बोलते हैं, या आसमानी बिजली कह लीजिए, उस पे हम वर्णन या चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अमित विश्वास जुड़े हुए हैं, जो कि वर्षा ऋतु में होने वाली व्याधि, क्या आपको आहार विहार करना है तथा उसके क्या समाधान है और उपचार है, उस पे अब विशेष रूप से वो टिप्पणी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ठनका है या वज्रपात कह लीजिए, तो वज्रपात को हम लोग कैसे उससे बच सकते हैं, क्या उसमें करना है, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या करें अगर वज्रपात हो रहा हो। तो सबसे पहले अगर आसमानी बिजली कड़कती हुई आपको सुनाई दे या दिखाई दे, तो आप सबसे पहले तो अगर खुले आसमान में हो तो आप कोशिश करें कि आप घर में चले जाएं, पक्की जो घर बनी हुआ है उसमें चले जाएं। दूसरा चीज़, अगर व्यक्ति कोई सवारी कर रहा हो वाहन से, चरपहिया वाहन हो, तो कोशिश ये करें कि गाड़ी बंद करके वहीं पे अपने चरपाही वाहन में ही रहे। तीसरा ये कि चौथे हम लोग कह सकते हैं कि अगर आपके घरों में जो बिजली सुचारू के यंत्र हैं, जैसे मोबाइल हुआ, टेलीफोन हुआ, लैपटॉप हुआ, और उससे दूरी बना के रखें, बिजली के तार से दूरी बना के रखें। अगर किसान बंधु कोई खेत में है और अचानक बिजली गरजने लगी, है ना, बारिश होने लगी, तो उस समय हम लोग ठनके से कैसे बच सकते हैं। उस समय किसान बंधु को अपने काम छोड़ के और कोशिश ये करना है कि अगल बगल प्लास्टिक की पन्नी टाइप का मिल जाए या फिर सूखे पत्ते मिल जाए या लकड़ी मिल जाए, तो कोशिश करें कि अपने पाँव के नीचे उसको बिछा के उसके ऊपर पाँव रख के, और कोशिश ये करें कि जो पैर है वो जमीन से टच ना हो। और जो
घुटनों के बल पर बैठ जाए। घुटनों के बल पर बैठने के बाद क्या करें कि अपने सर को ऐसे यूं करके झुका लें, और सर को इतना झुकाएं कि कम से कम जमीन से ना टच हो। और कोशिश ये आपको करना है कि अंग जो है, कोई भी शरीर का अंग वो जमीन से टच ना हो, वैसे आप बिजली से बच सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है कि क्या ना करें। तो सबसे पहले तो ये है कि समूह में, अगर कोई व्यक्ति समूह में है और बारिश होने लगी, ठनका पड़ने लगे, तो उस समय समूह में खड़ा ना हो। कम से कम 15 फीट की एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की होनी चाहिए। फिर अगर कोई व्यक्ति बाहर निकला हुआ है बारिश में छाता लेके, तो कोशिश ये करना है कि छाता जो पुराने जमाने में लकड़ी के आते थे उसका प्रयोग करें। अब के जो छाते आ रहे हैं वो लाइटली हो रहे हैं और स्टील और धातुओं के बन रहे हैं। इससे क्या है कि वो बिजली का सुचालन पूर्ण रूप से करता है, जिससे क्या है कि हम अकस्मात जो बिजली है, आसमानी बिजली है, उसको उसको अवरोध हम नहीं कर पाएंगे। वो वो बिजली उनको ठनका लग सकती है। इसीलिए कोशिश ये करना है कि गोड़ा के बने हुए जो हम लोग के यहाँ घोंघी बोला जाता है उसका प्रयोग करें, या फिर किसी प्लास्टिक का प्रयोग करें, या वैसे कृषि यंत्र का प्रयोग ना करें। कुदाल वगैरह जो लेके आप खेतों में जाते हैं तो उसका प्रयोग ना करें, अगर है भी तो उसको थोड़ा सा दूर कर दें अपने से। और यदि आप घर में हो तो नल, फ्रिज, टेलीफोन, लैपटॉप इत्यादि से दूर रहें, क्योंकि वो बिजली का सुचालन पूर्ण रूप से करती है, तो आपको ठनका लग सकता है। ठीक है, देखिए, ठनका या वज्रपात से ग्रसित किसान बंधु या लोग की चिकित्सा क्या कर सकते हैं। तो ठनका या वज्रपात से अगर किसी भी किसान बंधु पीड़ित हो गए हैं, ग्रसित हो गए हैं, तो जनरली मुख्य रूप से देखा गया कि उनमें हृदय घात हो जाती है। इस कारण से उनकी तत्कालिक मृत्यु हो जाती है। वो हम सब गांव के किसान बंधु से अनुरोध करेंगे कि जिनको भी ठनका लगा, उनको कोशिश ये करें कि तुरंत तत्काल हो सके, अगर आपके गांव में हृदय रोगी या फिर जनरल फिजिशियन उपलब्ध है तो फिर उनको दिखवाएं। अगर ये नहीं हो सके तो तुरंत अपने प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में दे दें। दूसरी चीज कि अगर ठनका लगा हुआ व्यक्ति है, उसको मामूली रूप से हृदयघात हो गया है, तो हम लोग CPR देते हैं। ठीक है, तो CPR देने से पहले यह स्पष्ट कर दें कि उसके नाड़ी और श्वास चल रहा है कि नहीं। तीसरा बात इसमें क्या ध्यान रखना है कि कोई जिस भी व्यक्ति को ठनका लगा हुआ है वो किसी तार या किसी वैसे धातु से कनेक्टेड तो नहीं है जिससे करंट आ रहा हो उसके शरीर में, पहले सुनिश्चित करें। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुलका ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट, 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे, रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा। लिख के ले लो। आप सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित विश्वास। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं बरसात यानी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में हमारे किसान भाई इतने परेशान होते हैं, हर जगह पानी ही पानी, जहां देखो नजर उठाओ दूर दूर तक इतना बाढ़ आ जाता है। तो उस चीज में हम आयुर्वेदिक हिसाब से कैसे घरेलू चीजों को लेके अपने स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रख सकते हैं, हमारे बच्चे, बूढ़े,
जो गार्जियन उनको कैसे हम फिट रख सकते हैं, तो उसी चीज को इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम जानेंगे आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु यानी बरसात का मौसम में हमें कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए और कैसी सेहत का ध्यान हमें रखना चाहिए। यह जानकारी खास तौर पर किसानों और ग्रामीण भाई बहनों के लिए है जो सीधे प्रकृति से जुड़े होते हैं। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। वर्षा ऋतु की पहचान और प्रकृति में बदलाव। वर्षा ऋतु आषाढ़ और श्रावण महीनों में आती है, जो कि अभी वर्षा ऋतु ही चल रही है। इस समय वातावरण इन्वायरमेंट में नमी बढ़ जाती है, मॉइस्चर बढ़ जाता है, पानी का संचार ज्यादा होता है, हर जगह पानी ही पानी, जहां देखो हर जगह बाढ़ आ जाती है और शरीर में जो हमारी जठराग्नि है, जो कि पाचन शक्ति मतलब डाइजेस्टिव फायर जो हम खाते हैं उसे पचाने में हेल्प करती है, वो कमजोर हो जाती है। हमारी डाइजेस्टिव पावर कमजोर होती है। इसका मतलब ये है अगर हम लोग कुछ हैवी खाना खाएं, गुरु खाना खाएं, अगर हम लोग बात करें मांसाहारी हैं, जो मांस का सेवन करते हैं, अगर हैवी खाना खा रहे हैं तो उनको जो डाइजेस्टिव होने में जो टाइम लगता है बहुत टाइम लगता है और पेट में कहीं ना कहीं विकार उत्पन्न मतलब कोई रोग उत्पन्न करता है। इसीलिए अगर ध्यान दे अध्यात्म की दृष्टि से तो जो श्रावण मास होता है इसमें शाकाहारी खाने को बताया गया, मतलब शाकाहार भोजन, पेड़ पौधे जैसे फूल पत्ते जैसे अन्न, हम लोग सिंपल भाषा में करें तो दाल चावल खाने को बोला गया, जिसमें हम लोग मांसाहार 1 महीने नहीं खाते। तो यही अध्यात्म जिसमें कि जठराग्नि मंद होती है, इसीलिए हम लोग गुरु खाना खाने हैवी खाना खाने से बचते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं जो कि पानी का संचार बढ़ जाता है और शरीर में जठराग्नि बात की है, तो इसे आयुर्वेद में कहा गया है वर्षस्व दोषा प्रविद्धा जठराग्नि संबंधता, अर्थात इस ऋतु में त्रिदोष यानी वात पित्त कफ असंतुलित होते हैं, विशेषकर वात दोष होता है हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। तो गाइस अब बात करते हैं किसानों के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो भारत देश है किसानों का देश कहा गया है, जिसमें कि 70% हमारा जो देश है, जो हमारे युवा है, जो पीढ़ी है हमारी किसान से रिलेटेड, मतलब एग्रीकल्चर हमारा बेस कंट्री है। तो इसमें इनके स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी होनी चाहिए, तो कहा गया है तो कहते हैं किसान भाई इस मौसम में जो कि खेतों में काम करते हैं, कीचड़ पानी और बारिश में भीगना आम बात है उनके लिए। तो ऐसे में कुछ ध्यान रखें, क्या रखें ध्यान की बात है, भीगने के तुरंत बाद कपड़े पहने। तो गाइज अगर आप किसान भाई जो बाहर काम करते हैं, अगर वो घर आए तो अगर भीगा हुआ शरीर है तो उसको ज्यादा देर तक हमें भीगे कपड़ों में नहीं रखना है। तो अगर कपड़ा भीगा तो उसको तुरंत खोल के निकाल के तो सूखे कपड़े पहने, और जो भी शरीर है उसको साफ सुथरा करके गीले कपड़े में ना रहे ज्यादा, क्योंकि आपको फिर फीवर हो सकता है, बहुत सारी बॉडी में अनवांटेड चीजें होंगी, अनफेवरेबल चीजें होंगी, तो गीले कपड़े में ज्यादातर ना रहें। दूसरी चीज, पैरों को धोकर सुखाएं, फंगल संक्रमण से बचाव रखें। जो भी हमारा पैर जो गीला है बाहर से गीला करके तो उसे धो धा के आराम से सूखे कपड़ों से सूखा करें, जिससे कि फंगल इन्फेक्शन, खासकर बरसात की ऋतु में स्किन डिजीज ज्यादा होते हैं, कहीं कहीं बॉडी पर रेसे आ जाते हैं, बहुत सारे आजकल मौसम में दिखती है, तो उन सब रोगों से आप बच सकते हैं। और काम के बाद जब घर आए किसान भाई तो पानी, गर्म पानी, सुसुम पानी, गुनगुना पानी, मतलब ल्यूकवार्म वाटर से आप जरूर नहाएं। अगर नहाने की बात करें, अगर आयुर्वेदिक दृष्टि से बात करें तो उस गर्म पानी में और आप नीम के पत्ते उसमें डाल के खौला के और उस पानी को, मतलब नीम के खौलते हुए पानी को और नॉर्मल पानी मिला के आप नहाते हैं तो कहीं ना कहीं औषधि बन जाती है। तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं और कर सकते हैं हल्दी के पानी में भी आप नहा सकते हैं। तो यह क्या करेगा, आपको एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करेगा, घर पे ही आपका आयुर्वेदिक उपचार होगी। तो बाहर डेली आए तो नीम के पत्ते से एक बार जरूर नहा ले, एक दिन बीच लगा के भी नहा सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। ये तो रही क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं क्या नहीं करना चाहिए। तो गीले कपड़ों में ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। ठंडी चीजें जैसे दही, बासी खाना, ठंडा पानी, फ्रिज की हुई रखी हुई चीजों को कमी का है, क्योंकि ठंडा बरसात में ठंडा ही मौसम होता है और ठंडे में ठंडे करे तो आप विरुद्ध चिकित्सा कर रहे हैं, तो विरुद्ध खाना नहीं खाना है, तो ऐसे बचे। रात में खुले में सोने से बचे, क्योंकि बरसात के दिनों में ऐसा देखा गया कि बरसात के दिन में सांप जो स्नेक्स होते हैं वो ज्यादा बाहर इधर उधर घूमते हुए नजर आए, तो बाहर अगर सोएंगे तो आपको कहीं ना कहीं डेंजरस साइन है, तो आप घर में सेफ जगह ही सोएं, इसलिए कहा गया है। और गाइस अब बात करते हैं भोजन और दिनचर्या, क्या आपकी डाइट होनी चाहिए,
दिन भर क्या आप खाएं, कैसे रहें और लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए। तो गाइज आयुर्वेद कहते हैं कि ऋतु के अनुसार भोजन और जीवन शैली बदलनी चाहिए। जैसा ऋतु हो, गर्मी हो तो गर्मी के हिसाब से खान पीन होना चाहिए, कैसा रहन सहन होना चाहिए। बरसात है तो बरसात में कैसा खाना पीना होना चाहिए, कैसा रहना होना चाहिए। तो वर्षा ऋतु में पाचन, जैसे मैं शुरू में था, वर्षा ऋतु में हमारी जो जठर अग्नि होती है वो कमजोर होती है। तो अब बात करते हैं क्या खाए। तो गाइज वर्षा ऋतु में गर्म खाना, हल्का और पचने वाला खाना है, यानी लघु आहार, खिचड़ी, मूंग दाल खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं। और बात करते हैं अदरक, काली मिर्च, हल्दी, रोग प्रतिरोग ऐसे कुछ सेवन करेंगे। और इसमें देसी घी जो कि वात को शांत करता है, देसी घी भी रोटी में, दाल में, चावल में लेके खा सकते हैं। और वर्षा ऋतु में बहुत सारे सीजनल फ्रूट्स भी होते हैं जो कि ताजे फल, जिसमें अमरूद, पपीता। पपीता तो वन ऑफ द बेस्ट विटामिन, ऑल विटामिन आती है। तो पपीता का सेवन खूब करें, अमरूद खूब खाएं। हाँ, सूप और उबली सब्जियां, उबले हुए सब्जी जो भी सीजनल यहाँ वेजिटेबल्स है उनको उबाल को आप उसका सेवन कर सकते हैं, जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है। अब गाइस बात करते हैं दिनचर्या। आपकी डेली लाइफ कैसी होनी चाहिए, दिनचर्या, डेली रूटीन कैसी होनी चाहिए। तो गाइस हमारी जो सुबह की शुरुआत होनी चाहिए, पहले तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त पॉसिबल हो तो अच्छी बात है, नहीं तो 5-6 बजे तक आप जग जाएं, जल्दी उठे, योग करें, प्राणायाम करें। क्योंकि योग हमारे आयुर्वेद में उसको अलग ही बताया गया कि योग को अलग मतलब ऊपर दर्जा में रखा है कि अगर स्वस्थ रहना है तो योग करना ही पड़ेगा। तो आप विशेषकर अनुलोम विलोम कर सकते हैं। हाँ, दिवा स्वप्न मना किया गया, दिन में आप ना सोए, क्योंकि दिन में सोने से वात बढ़ता है और ऐसे ही हमारी जठराग्नि मंद हो चुकी है और मंद हो जाएगी। इसीलिए दिन में सोए नहीं, रात में प्रॉपर टाइम में सोए, जिससे पाचन और कमजोर ना होगा। रात को हल्का भोजन ले, रात में हैवी भोजन है। अब सुबह की शुरुआत अच्छा मतलब हैवी भोजन कर सकते हैं, लेकिन रात में हल्का भोजन करके ही सोए। और हाँ, एक दिन जैसे 10 दिन, 7 दिन, 15 दिन के बीच में एक दिन का उपवास रखे ताकि शरीर को विश्राम मिल सके। अब गाइस बात करते हैं आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे, जो आपके घर में मसाले हैं उससे हम लोग कुछ ऐसा सेवन करें जो हमारे शरीर में कम बजट में ही, कुछ रुपयों में ही आपका शरीर फिट रहे। तो गाइस पहला बात करते हैं काढ़ा, जिसमें काढ़ा बनाने के लिए हमें ले सकते हैं तुलसी, अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, जो कि पानी में उबाल के उसको चाय की तरह बना के उसका चुस्की ले सकते हैं दिन में एक बार। गाइस फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, काढ़ा बनाने के लिए तुलसी ले सकते हैं, अदरक ले सकते हैं, काली मिर्च ले सकते हैं और दालचीनी को लेके थोड़ा थोड़ा मात्रा में लेके कूट के जैसे चाय बनाते हैं पानी डाल के उसको उबालना है कम से कम 1/4। अगर दो गिलास पानी में ये सब डाले हैं तो आधा गिलास लेके उसको चाय की तरह लेके कप में सिप सिप पीनी है। तो दिन भर में सुबह या शाम को आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं काढ़ा हो गया। अब दूसरा आयुर्वेदिक क्या नुस्खा है मैं आपके लिए लाया हूँ, तेलीय मालिश, मतलब तेलीय मसाज। सबसे बढ़िया घरेलू नुस्खा, ऐसा नहीं कि बाजार जाना पड़े, घर में जो है उसी से हम आयुर्वेदिक उपचार करेंगे स्वस्थ रहने के लिए बरसात में। तो दूसरा हो गया सरसों के तेल से मालिश करें। सरसों कटोरी में ले, फिर उसको थोड़ा सा गर्म कर दें, उसके बाद जो सरसों है उसके तेल, सरसों के तेल को लेके पूरे शरीर में मालिश करने अच्छे से रगड़ के। तो ये क्या करते हैं, वात दोष, जो हमारे वात प्रकोप होता है बरसात के दिन में, वात दोष को शांत करता है। और जोड़ों के दर्द, जिनको बहुत सारे हमारे माताएं बहनें जो 55 साल 60 साल हो जाती है, घुटने में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, तो अपनी अच्छे से मालिश करेंगे तो ये सब जो दर्द है उसमें राहत मिल सकती है। और गाइस तीसरा बात हम शुरू में कर चुके हैं, नीम की पत्तियां पानी में उबालकर उसको स्नान करने से त्वचा रोग बहुत से बचा जा सकता है। तो जब भी नहाए नीम की पत्तियां उसमें पहले से डाल के थोड़ा गर्म करके थोड़ा ठंडा हो जाए उसमें पानी और मिला के नहा सकते हैं, बहुत रामबाण इलाज है। और चौथा चीज क्या करेंगे, शहद और हल्दी, खाली पेट 1 चम्मच शहद प्लस चुटकी भर हल्दी लेके उसका हम लोग सेवन कर सकते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है, हमें जल्दी रोग की हमारी होने की आशंका नहीं रहेगी। अब गाइस बात करते हैं किसानों के लिए विशेष सुझाव, क्योंकि किसानी जो है हमारे में पहले रीढ़ है, हमारे देश की रीढ़ है, तो किसान को फिट होना बहुत जरूरी है। तो उनके लिए विशेष सुझाव क्या है, जब भी खेतों में काम करते हैं अपने पैर की सुरक्षा जरूर करें, क्योंकि जो पैर होते फिर वहीं आप दिन भर काम करते, तो पैर की सुरक्षा नहीं करें तो रोग वहीं से ऊपर आएंगे। तो जब भी बाहर जाएं, खेतों में जाए, तो पैरों में थोड़ा मोटे जो जूते होते हैं, गमबूट बोलते हैं, उसको आप पहन सकते हैं। और दूसरी चीज,
जल जनित रोगों जैसे डेंगू मलेरिया से बचे। जब भी सोए मच्छरदानी का जरूर प्रयोग करें। और आसपास जो पानी इकट्ठा हो रही है, क्योंकि जो मच्छर उत्पत्ति होती है, जो गंदे जो पानी बहुत दिन से एक जगह जमा होती है, वहीं से मच्छर उत्पत्ति होती है। तो मच्छर वहीं से पनपते हैं, वहीं पैदा होते हैं। तो ऐसे पानी जो एक जगह इकट्ठा, उसको नाली बनाकर बाहर निकाल दे, मतलब पानी को इकट्ठा न होने दे बरसात के दिनों में। ठीक है। और तीसरा चीज, ओआरएस का घोल बनाकर रखे जरूर। बहुत लोगों को दस्त हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो ओआरएस बनाने का मैं बता देता हूँ। उसका पानी लेना है, सिंपल था, नींबू हो गई, नमक हो गया और चीनी मिलाते, बस घोल बनाना है इसका। फिर से नींबू, चीनी और नमक तीनों पानी का घोल बना के हमें ओआरएस टाइप का बना के हमेशा पीते रहना है बीच बीच में, जिससे डिहाइड्रेशन बॉडी में नहीं होगा, हमारा जो सोडियम कैल्शियम लेवल है वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो सके। और गाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे और बूढ़ों का खास ख्याल रखें। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो तो उनका इम्यूनिटी तो स्ट्रांग होता है, तो वो तो बच जाते हैं, लेकिन बूढ़े और बच्चों पर जल्दी इफेक्ट होते हैं, तो अपने लिए जरूर खास ख्याल रखें। तो गाइज आज का यही था वीडियो। तो प्रिय साथी, वर्षा ऋतु प्रकृति का वरदान है, लेकिन यह मौसम बीमारियों का भी कारण बन सकता है। तो अगर हम आयुर्वेदिक जो भी हम लोग 4-5 पॉइंट पे बात किया, अगर वैसा दैनिक दिनचर्या बना दे तो वर्षा ऋतु में आप बाकायदे बच सकते हैं और दूसरे को भी बचा सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान और थोड़ा सा परहेज हमें स्वस्थ, मजबूत और ऊर्जावान बनाए रख सकता है। तो ध्यान रखें, रोग से लड़ना नहीं, रोग को होने ही ना देना, यही है आयुर्वेद का मूल मंत्र। तो धन्यवाद, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बरसात में व्याधियों से बचना चाहते हैं तो आप अपने घरों के अगल बगल पानी का जमाव ना होने दें। घर के आसपास जो है साफ सफाई रखें। विशेषतः देखें गमले में, टायर में, कूलर में पानी इकट्ठा ना हुआ हो, जिससे मच्छर पनप सकते हैं। और हमेशा टॉयलेट की सफाई रखें और छत पे पानी ना लगने दें। और निरंतर रूप से किसान बंधु आप मच्छरदानी का प्रयोग करें, जिससे क्या है कि आपको मॉस्किटो बाइट ना हो, जिसके कारण आपको डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड इत्यादि आपको ना हो। जनरली क्या है कि बाजार में अनेक प्रकार के केमिकल युक्त दवाएं चल गई हैं, अगरबत्ती आ गई हैं, इलेक्ट्रिक चीज़ें आ गई हैं, जिससे मच्छर भगाने का मच्छर तो भग जा रहे हैं, लेकिन ये जो केमिकल है वो स्वास्थ्य पे प्रभाव डालता है। तो कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मच्छरदानी का प्रयोग करें। एक मच्छरदानी के ऊपर ही मैं एक स्टेशन पे गया था, तो वहाँ पे वो पुड़िया में बेच रहा था कि मच्छर की दवाई, मच्छर की दवाई। लोगों का भीड़ लग गया वहाँ पे, भाई मच्छर की दवाई क्या है ना। उसके बारे में लोग देखने लगे और उसका प्राइस भी बहुत कम था, 5 रुपये। 5 रुपये में मच्छर की दवाई आपके घर के सारे मच्छर जो हैं वो भग जाए। ठीक है। अब लोगों ने कहा कि भाई 5 रुपये तो ज़्यादा कॉस्ट है नहीं। और दूसरा क्या था उसका वादा कि आपको यहाँ वो दवाई नहीं खोलना है, अब घर जाने के बाद ही उस दवाई को खोलिए। ठीक है, तभी आपके घर के मच्छर भागेंगे। तो लोगों ने सोचा 5 रुपये कोई बड़ी रकम तो है भी नहीं, और कह रहा है घर खोलने के लिए, तो खोल लेंगे, ऐसी क्या बात है। तो 5-5 रुपये में उन्होंने उस बुढ़िया को लिया और घर गए और सभी लोग अपने अपने घर जाके पुड़िया को खोला। उसमें पुड़िया के अंदर पुड़िया बना हुआ था, फिर पुड़िया के अंदर पुड़िया बना। जब अंत में पुड़िया जब खोले तो उसमें लिखा हुआ था कि मच्छर की कोई दवाई नहीं है, मच्छर की एक ही दवाई है, वो है मच्छरदानी। तो ये 5 रुपये में ज्ञान बांटने की काम उसने किया। आप सभी को इस संवाद कार्यक्रम 2 में जुड़ने और वर्षा ऋतु से संबंधित रोग व्याधि होने और उसके उपचार
संबंधित कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। कोचस एफपीओ की तरफ से स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सकों के द्वारा लगातार कार्यक्रम होते रहेंगे। हमारी कोशिश है कि अगले सप्ताह से एफपीओ हेल्थ परामर्श आपके बीच में हम लाने जा रहे हैं। इसमें सभी किसान भाइयों, माताओं, बहनों को मुफ्त में विभिन्न रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा आप सभी को निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। हमारी कोशिश है कि हमारे किसान बंधु स्वस्थ रहें एवं खुशहाल रहें। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। हमारे जो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं अशोक जी ने किसान बंधुओं के लिए एक ऑनलाइन एफपीओ कंसल्टेशन खोल रहे हैं। इसका मेन मकसद ये है कि किसान भाई को निःशुल्क परामर्श देना, निःशुल्क उनके बीमारी को हम लोग के द्वारा दिखा के हमारे अंडर में करीबन अभी 125 प्लस डॉक्टर हैं। अन्य विभाग कान, नाक, हृदय रोग इत्यादि जितने भी बीमारी हैं सबके डॉक्टर्स हैं। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि किसानों को मुफ्त परामर्श फ्री एफपीओ ई कंसल्टेशन का एक सुचारू रूप से खोलने का प्रक्रिया किया जा रहा है, व्यवस्था किया जा रहा है, जिससे किसान अपने ब्याजों को पूर्ण रूप से वीडियो कॉल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए या नॉर्मल कॉल के जरिए बताए और डॉक्टर साहब से बात करें। इससे क्या है कि अपने बातों को रखें और अगले हफ्ते से ऑनलाइन ई एफपीओ कंसल्टेशन का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी किसान बंधु हमें देख रहे हैं वो हमारे थ्रू जोड़ के और इससे व्याधि मुक्त किसान के साथ खेती में निरंतर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे किसान बंधु हमेशा खेतों में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ व्याधि उनको हो जाती है। तो विशेष रूप से ये कार्यक्रम इसीलिए रखा जाता है कि हम लोग किसानों को कैसे पूर्ण रूप से बचा सकेंगे। लेकिन थोड़ा सा कार्यक्रम में डिले हो गया है कुछ कारणों से, क्योंकि जो बरसात शुरू हुई तो बरसात से पहले ही हमें इस कार्यक्रम को करना था। लेकिन हम वादा करते हैं कि जो भी अगला कार्यक्रम आएगा वो समय सारणी पर आएगा और ऋतु से पहले आएगा। हम कोशिश ये करेंगे कि हमसे और हमारे डॉक्टरों से निःशुल्क परामर्श आप सभी लोग लें और अपने व्याधियों को दूर करें, क्योंकि हमारा आयुर्वेद का मोटो है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकारम प्रशमनम। कहने का मतलब यह है कि जो बीमार व्यक्ति हैं उनको तो हमें स्वस्थ करना ही करना है, लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको भी ध्यान रखना है कि वो हमेशा निरंतर स्वस्थ रहें। तो इसीलिए हम लोग इसी मोटो के चलते ई एफपीओ कंसल्टेशन तथा ये जो हम लोग यूट्यूब पर प्रोग्राम करते हैं इसका मेन कारण यही है। और हम लोग एक दिन देखना चाहते हैं कि हमारे किसान बंधु एकदम टाइट मजबूत होकर एकदम और घर के खाना पीना से एकदम स्वस्थ रहे, एकदम दबाते रहे और काम करते रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम आगे की एपिसोड, आगे के जो भी है कार्यक्रम निरंतर रूप से आते रहेंगे। आप ये कोचस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा हम लोगों को देख रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेरों सारा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए और भी किसानों को ये मैसेज भेजिए कि ये कंसल्टेशन मिल रहा है। आज के लिए इतना ही। जय जवान, जय किसान, जय आयुर्वेद, जय